आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा की इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आज हम एक्सचेंज रेट के मुतालिक बात करेंगे। एक्सचेंज रेट बुनियादी तौर पे किसी भी लोकल करेंसी के मुकाबले में डॉलर की शरह तबादला को कहा जाता है। आईएमएफ का बुनियादी स्टांस ये होता है कि जिस मुल्क के अंदर भी आईएमएफ ने कर्जा दिया है या आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहाँ पर डॉलर की जो कीमत है वो फ्री मार्केट इकॉनमी के प्रिंसिपल्स के थ्रू डिटरमिन होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई से इंश्योर होनी चाहिए और उसके अंदर हुकूमत की जो इंटरवेंशन है वो कम से कम होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे आईएमएफ ये समझता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की जो फाउंडेशन है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर कंपटीशन होगा, फ्री मार्केट इकॉनमी होगी या डिमांड एंड सप्लाई के उसूलों को बुनियादी तौर पे इम्प्लीमेंट होने की इजाज़त दी जाएगी तो उससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि वहाँ पे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इस असूल को आप ये समझ लें कि बुनियादी तौर पे हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का एक फाउंडेशन स्टोन है जिसके ऊपर पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा हुआ है। आज की वीडियो में एक्सचेंज रेट के मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलू हैं जिनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईएमएफ का बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है, वो क्यों ये समझता है कि मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए डॉलर का रेट। उसके बाद हुकूमत क्यों चाहती है कि उसका कोई ना कोई रोल होना चाहिए और फिर मौजूदा हुकूमत ने इस रोल होने के बावजूद क्यों डॉलर के रेट को 124 से उठा के 180 तक जाने दिया। और फिर बुनियादी एक असूल है इकोनॉमिक्स उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर इशफाक हसन की एक थ्योरी है एक्सचेंज रेट के मुतल्लिक और आईएमएफ के पूरे रिफॉर्म एजेंडा के मुतल्लिक, उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा के हवाले से जो एक्सचेंज रेट की इम्प्लीकेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान को मौजूदा आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा के बाद कौन कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो कि दरपेश हैं और जिनकी जो बुनियादी वजह है वो आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है जिसको में वो कार फरमा है। देखिए, आईएमएफ ये समझता है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर ये समझता है और वाशिंगटन कंसेंसस ये समझता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में लर्निंग, अर्न लर्न और रीलर्न के बाद थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बाद कुछ उन्होंने बुनियादी फाउंडेशन स्टोन्स स्टैब्लिश कर लिए हैं। कुछ ऐसे बुनियादी असूल हैं जो कि उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम 200-300 साल के लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद ये हासिल कर लिए हैं। और उनमें से एक बुनियादी फाउंडेशन स्टोन या बुनियादी असूल ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल को आज़ाद छोड़ना होगा। किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी करेंसी की जो प्राइस है उसको डिटरमिन करने के लिए एक ही बुनियादी असूल होना चाहिए। वो ये है कि वहाँ जिस चीज़ की जितनी डिमांड है उसकी उतनी प्राइस होगी, जितनी सप्लाई बढ़ेगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। और इसके दूसरी तरफ कोई भी हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत या सेंट्रल बैंक ये समझता है कि अगर आप फ्री मार्केट इकॉनमी के प्रिंसिपल को विदाउट एनी रेगुलेटर, विदाउट एनी मॉनिटरिंग एजेंसी ऑपरेट करने की इजाज़त दे देंगे तो उस मुल्क के लिए एक जहर कातिल बनेगा और वहाँ पे कार्टल्स बन जाएंगे, एक लॉबी बन जाएगी, एक माफिया बन जाएगा जो कि शायद रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इसी जो आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा है इसका एक इल्ज़ामी जवाब से भी हम समझ सकते हैं कि जब हुकूमत को पूरी इकॉनमी में मौजूद प्राइसेस डिटरमिन करने की आज़ादी मौजूद है, बिजली की कीमत क्या होगी हुकूमत डिटरमिन कर सकती है, पेट्रोल की कीमत क्या होगी हुकूमत डिटरमिन कर सकती है, और जो ज़रूरियात की अशिया हैं उसके बारे में जो प्राइस की डिटरमिनेशन है उसमें हुकूमत की किरदार है। और हुकूमत अपने मजिस्ट्रेट के ज़रिए, प्राइस कंट्रोलर्स के ज़रिए और इंस्पेक्टर्स के ज़रिए इस बात को इंश्योर करती है कि तमाम जो प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर वो हुकूमत की जो अप्रूव्ड प्राइसेस हैं उनके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। तो इल्ज़ामी जवाब ये है कि आईएमएफ ये क्यों चाहता है कि बाकी तमाम प्राइसेस के ऊपर तो हुकूमत का कंट्रोल भी रहे, उसका रोल भी हो, लेकिन सिर्फ डॉलर की जो प्राइस है इसके अंदर हुकूमत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, एक बहुत बड़ी डिबेट है जो कि एकेडमिक लिटरेचर के अंदर मौजूद है कि इसके अंदर ट्रेड ऑफ करना होता है हुकूमत ने कि कुछ अपने पास रखनी होती हैं चीज़ें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। अब आते हैं कि हुकूमत ने बावजूद इसके कि प्राइस डिटर्मिनेशन के तमाम इंडिकेटर्स का फ़ैसला करने की जो हुकूमत के पास ज़िम्मेदारी है, जो हक़ है वो मौजूद है, इसके बावजूद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने डॉलर को अप्रिशिएट क्यों होने दिया और लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट या डिवेल्यूएट क्यों किया। देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत का नुक्ता नज़र ये था, उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। जो सबसे कलीदी
रीज़न था, या जो बुनियादी रीज़न था वो ये था कि जब आप डॉलर को एप्रिशिएट कर देंगे और लोकल करेंसी को, पीकेआर को डिवैल्यूएट कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, तो इससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। अजम्पशन क्या थी कि जब आप $1 की कोई चीज़ बाहर भेजते हैं तो आज से 3 साल पहले हमें 124 रुपये मिलते थे। तो अगर हम डॉलर को 124 से उठा के 180 का कर देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई इन रुपी टर्म्स। डॉलर एक ही कमाया आपने, डॉलर की डिनोमिनेशन में आपने डॉलर एक ही कमाया, क्वांटिटी के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में भी आपने एक चीज़ ही भेजी, लेकिन आपने जो पीकेआर कमाए वो ज़्यादा कमा लिए। तो बुनियादी नुक्ता नज़र ये था कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो फंक्शनल करेंसी है वो पीकेआर है, पाकिस्तानी रुपी है, तो जब हमारे पास ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे तो इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और फिर वो साइमल्टेनियसली हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, उसको कम करने के लिए मददगार साबित होगा। और जो दूसरा बुनियादी नुक्ता नज़र था हुकूमत का डिवैल्यूएशन करते हुए, वो ये था कि इससे हमारी इंपोर्ट्स भी कम होगी। इंपोर्ट्स कम करने के लिए बुनियादी जो मफरूज़ा था वो ये था कि जब आज से 3 साल पहले किसी ने एक कोई पेन मंगवाना है जो कि इम्पोर्टेड पेन है, $1 का वो पेन आता है, तो उसको 124 रुपये देने पड़ते हैं वो एक पेन ख़रीदने के लिए। जब आपने डॉलर को 180 का कर दिया तो वही पेन ख़रीदने के लिए अब उसको 180 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इससे लगेगा ये कि ये चीज़ तो महंगी हो गई है। तो इंपोर्ट के ऊपर आपने एक तरह का टैरिफ बैरियर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आपने मजबूर किया कि वो इंपोर्ट्स कम करें। अब हुआ ये कि ये लंबी हो जाएगी बात, लेकिन इसको कंक्लूड ऐसे कर देते हैं कि दोनों हुकूमत के जो मफरूज़े थे ये गलत साबित हुए कि ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ना हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी। इस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डॉक्टर हफीज़ पाशा के ख्याल से ये तकरीबन $17 बिलियन बनेगा, और इमरान खान साहब का और मौजूदा हुकूमत के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनका माजी की हुकूमतों के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कि उन्होंने ग्रोथ तो की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो दिखाई, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब यही हो रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो शायद 4% तक चली जाएगी, लेकिन वो किस कॉस्ट के ऊपर आ रही है, वो करंट अकाउंट के डेफिसिट के ऊपर आ रही है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो हुकूमत होती है उसका एक बुनियादी और कलीदी किरदार होता है कि उसने चीज़ों की जो प्राइस है उसको डिटरमिन करते हुए अपना जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, एक मॉनिटरिंग का रोल है, या एक रेगुलेटर का रोल है, उसको इंश्योर करना होता है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, वो भी गलत साबित हुआ। अब आते हैं कि इसके ऊपर जो IMF का रिफॉर्म एजेंडा है, एक्सचेंज रेट के मुतल्लिक जो IMF की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक डॉक्टर इशफाक हसन की एक थ्योरी है, वो ये समझते हैं कि IMF जब भी जिस मुल्क में जाता है तो जब भी वो एक्सचेंज रेट की बात करता है तो उसके पीछे कोई एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स कार फरमान नहीं होती, कोई भी इकॉनमी का बुनियादी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे बारगेनिंग की जाती है। जरदारी के दौर में डॉक्टर इशफाक हसन, ये शायद उससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी वो IMF के साथ जो टीम डील कर रही थी उसका हिस्सा थे, तो वो बताते हैं कि IMF हमारे साथ इस तरह डील करता था कि इसको आप एक्सचेंज रेट को 17% कर दें। तो हम पूछते थे क्यों 17% कर दें, तो वो कहते थे हम समझते हैं कि आपकी इकॉनमी के अंदर जो सरमाया है इसको महंगा होना चाहिए, पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। उसके बाद आप अपने डॉलर को 60 से उठाएं उसको 75 का कर दें, क्यों कर दें, बस हम ये समझते हैं कि आपकी इकॉनमी के अंदर डॉलर की जो प्राइस है वो 75 होनी चाहिए। तो डॉक्टर इशफाक हसन ये कहते हैं कि फिर हमने उनके साथ निगोशिएट किया, बारगेन किया, और हमने उसको कहा कि नहीं जी हम तो 65 तक लेके जा सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम 12% तक ले जा सकते हैं। तो एक थ्योरी ये भी है कि IMF का जो रिफॉर्म एजेंडा होता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती। अब जो डॉलर की प्राइस है इसके पीछे जो पूरी एक कहानी है, पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके रेफर करें कि कौन कौन से ऐसे बुनियादी फैक्टर्स हैं जो कि एक्सचेंज रेट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि डॉलर के एप्रिशिएट होने या डेप्रिशिएट होने की वजह से लोकल इकॉनमी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब आते हैं कि हमारी लोकल इकॉनमी में जब भी डॉलर एप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएट होता है और एक्सचेंज रेट को अगर हम फ्री मार्केट इकॉनमी के प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ दें तो कौन कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो कि हमारी लोकल इकॉनमी के ऊपर होते हैं। खुर्रम हुसैन है, वो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर, और इकोनॉमिक जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक थ्योरी डिफ़ाइन की है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है उसमें
80% जो रोल होता है, जो 80% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट से मुतल्लिक होते हैं, और सिर्फ जो 20% होते हैं वो सप्लाई साइड के मसाइल की वजह से होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद इस वक्त महंगाई है, खुर्रम हुसैन की जो रिसर्च है या उनका जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई का 80% हमारी मॉनेटरी मैयर्स की वजह से है, डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से है, और बाकी जो 20% है वो सप्लाई साइड को सही तरह इंश्योर ना करने की वजह से है। उसके बाद जो दूसरा नुकसान होता है किसी भी लोकल इकॉनमी को डॉलर या एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट करने पे, वो ये होता है कि उस मुल्क के कर्जे बढ़ जाते हैं। वो कर्जे ऐसे बढ़ जाते हैं कि जब आपने 124 के डॉलर के ऊपर कर्जा लिया था तो $1 लेते थे, तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट बैंक की बैलेंस शीट है उसके अंदर जो कर्जे में इजाफा होता था वो 124 रुपये होता था। आज जब हम $1 कर्जा लेते हैं तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 180 रुपये का इजाफा होता है। $1 के बदले में 180 रुपये वापस पे करने पड़ेंगे। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर लोन्स, सिर्फ हमने डिवेल्यूएशन करके एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट करके अपने कर्ज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। तीसरा नुकसान हमारा ये होता है कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी इकॉनमी के बारे में कहा जाता है कि हमारी इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट्स हैं। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से, और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट का हिस्सा है वो 60% है। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो पहले हमें इंपोर्ट बनानी पड़ेगी। यही वजह है कि जैसी हमारी इकॉनमी अब खुली है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 4% तक गया है, तो हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ना शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं और करंट अकाउंट का डेफिसिट होना शुरू हो गया है। और आखिरी और जो सबसे ख़तरनाक नुकसान होता है एक्सचेंज रेट का, डिवेल्यूएशन का, फ्री फ्लोट इकोनॉमी के अंदर, वो ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपकी इंडस्ट्री का 60% रॉ मटेरियल डॉलर के अंदर होगा और डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से वो रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो उसने फिर एडजस्ट होना है, कॉस्ट ने प्राइस के अंदर ट्रांसलेट होना है। जब वो प्राइस के अंदर ट्रांसलेट होगा तो चीज़ें खुद ब खुद महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो एक्सचेंज रेट के मुतल्लिक IMF का रिफॉर्म एजेंडा, जो कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर से मोटिवेटेड है, उसका बज़ाहिर पाकिस्तान के लोकल कॉन्टेक्स्ट में कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता। तमाम के तमाम वो नुकसानात हैं जिसके अंदर अगर स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं होगी, फ्री मार्केट के इकॉनमी के प्रिंसिपल से उसको बढ़ने दिया जाएगा, या IMF के कहने के ऊपर, जैसे डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि वो बारगेन करके हमें ये कह रहे हैं कि आपका डॉलर 180 का होगा, या 220 की भी आवाज़ें लग गई हैं कि शायद जून 2022 तक हमने डॉलर को 220 तक लेके जाना है। तो जैसे पिछली किसी वीडियो में अर्ज़ किया था कि IMF के अपने एक इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मोहसिन एस खान, उनकी ये थ्योरी है कि किसी भी मुल्क के अंदर जब डिवेल्यूएशन होती है, डॉलर एप्रिशिएट होता है, तो उसका इम्पैक्ट उस मईशत के ऊपर 1 साल के लैग के बाद आता है और वो महंगाई की शक्ल में आता है। तो इस वक्त जो डॉलर 180 का हो चुका है, इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर रिफ्लेक्ट होने में अभी हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो एक शदीद किस्म के महंगाई की शक्ल में हमारी इकॉनमी को हिट करेगा। हमारी इकॉनमी में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो IMF के रिफॉर्म एजेंडे में जो एक्सचेंज रेट के मुतल्लिक चंद गुजारिशात थी वो आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो या एतराज़ हो, या आपको लगे कोई ऐसी बात है जो मैंने खिलाफ वाक़या की है, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।